पूरा कॉन्क्लेव ट्रांसफॉर्म एंड टर्न अराउंड के ऊपर है। आप चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए, और ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी टर्न अराउंड हो पाएगा। आप मानते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है टर्न अराउंड के लिए? ओके, आई थिंक खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। एनीवे, तो अगले सेशन में हमारे साथ 3 इंडस्ट्री के दिग्गज, मिस्टर मनोज अग्रवाल, मनोज सर, मिस्टर गिरीश मतलानी एंड मिस्टर संजय सिरजीमाल। आप सभी इनको जानते हैं, तीनों को। गिरीश भाई वैल्यू एडिशन के किंग हैं, पायनियर हैं, और अभी भी पायनियर हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। संजय भाई अच्छा बड़ा 2 प्लांट चलाते हैं, बहुत बढ़िया उनका ट्रेडिंग बिजनेस है। और मनोज जी अभी उन्होंने पिछले 1-2 साल में वैल्यू एडिशन में बहुत बड़ा कदम रखा है। दुनिया में बहुत शानदार उनका काम है। तो मैं आप तीनों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया स्टेज पे आ जाएं ट्रांसफॉर्म एंड टर्न अराउंड करने के लिए। गिरीश भाई, मनोज जी, संजय जी, वेयर आर यू? गिरीश भाई आप तो आइए ना। हाँ, मनोज इज कमिंग। संजय जी, हाँ, देयर इज। सो यू सी दीज 3 स्टालवर्ड्स, और अब आप इनके लिए अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। सो प्लीज ताली बजा दीजिए। और इन 3 दिग्गजों से बात कौन करेगा? मुश्किल काम है, मेरे बस की नहीं है। सो आई विल इनवाइट मिस्टर जी.के. सूद, जिनसे आप मोस्ट ऑफ यू आर परिचित। सूद साहब को परिचय देने की जरूरत नहीं है, सूरज को दिया दिखाना है। ये अब मैं क्या क्या बताऊं इनके बारे में तो ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ही नहीं है इतना। तो सूद साहब प्लीज़ आइए और इन तीनों दिग्गजों से ये निकलवाइए कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है और टर्न अराउंड इनिशिएटिव कैसे करना है। आप इनसे निकलवा के बिल्कुल जो है सबके सामने पेश करवा दीजिए सर। थैंक यू। यस एवरीबॉडी, स्टेज पर है हमारे अमेजिंग स्पीकर। और अभी पाठक सर ने आप सभी से क्लैपिंग करने को कहा, तो कई लोगों ने क्लैपिंग नहीं की। नहीं, अब आपको क्लैपिंग करना ही नहीं है। वी कैन डू वन थिंग। आप अपने लेफ्ट में देखिए प्लीज, एवरीबॉडी लेफ्ट में देखिए। आपके जो बैठे हुए हैं प्लीज 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 देखिए, लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए, और जरा उन्हें थोड़ा शेक कर दीजिए, उन्हें बूस्ट शेक दीजिए। कम ऑन, थोड़ा सा शेक करिए, कम ऑन। आपके दिखना चाहिए, मुझे हाथ दिखना चाहिए। सर नहीं करे हुए आप? इट विल बी वंडरफुल, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शेक दीजिए एक दूसरे को, थोड़ा सा हो जाए। कम ऑन कम ऑन, एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी, कम ऑन। अमेजिंग स्पीकर्स ऑन द स्टेज एवरीबॉडी। चलिए, अब जो हमारे टाइटल में भी इंक्लूड है ट्रांसफॉर्म एंड टर्न अराउंड सेशन की ओर बढ़ते हैं। सो ओवर टू यू। आवर पैनलिस्ट यहाँ पर लीड करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे मिस्टर मनोज अग्रवाल सर से, प्लीज़ यहाँ पर लीड करें। हमारे मॉडरेटर मिस्टर जी.के. सूद सर, प्लीज़ लीड करें हमारे स्पीकर्स को। हमें सौभाग्य मिला है कि सेशन का जो कि टाइटल सेशन है इस कॉन्क्लेव का, 2 दिन की कॉन्क्लेव का, और इसके लिए इंडस्ट्री के 3 पिलर हमारे साथ हैं, और पाठक साहब का निर्देश हुआ है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर आइए। हमारे लिए मैं समझता हूँ कि 5 पॉइंट ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि और इसके अलावा तो ज़रूर बताएं। सबसे पहले है कि प्रोडक्शन, उस पर कुछ बातें सुबह भी हुई, पर वो ज़्यादा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से थी। और दूसरा है प्रोसेसिंग, उसकी भी
प्रेजेंटेशंस हमने देखी और उसमें एफिशिएंसीज हैं। थर्ड इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमारा फोकस ऑयल की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रहा। मैंने पर्सनली सोयाबीन ऑयल जब से स्टार्ट हुआ है उस वक्त से अब तक इसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखी है, परंतु सोयाबीन मील उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इसके अलावा पेनिट्रेशन इनटू मार्केट्स, कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कैसे मार्केट में वो पॉपुलराइज किए जाएंगे। और फाइनली सबसे ज़रूरी है पॉलिसी एनवायरनमेंट, कि जिस पॉलिसी एनवायरनमेंट में पनपें। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं प्रोडक्शन का। मनोज जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं प्रोडक्शन के बारे में। सर, जैसे कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वी ऑल नो अब फीड इंडस्ट्री में काफ़ी कंजेशन आ गया है, काफ़ी बड़ा ये हो गया और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, काफ़ी कंपटीशन हो गया है। तो इवेंचुअली हम लोग एक मेजर पहले फीड प्लेयर हुआ करते थे। अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वी हैव टू चेंज आवर प्रोडक्शन लाइन फ्रॉम फीड टू फूड। So we have taken a direction towards that line, that now we are producing for food grade products rather than feed grade products. Because as you know, oil में कोई बहुत ज़्यादा value addition तो अब रहा नहीं है। आ जाके सिर्फ एक लेसिथिन ही होता है, लेकिन लेसिथिन में recovery wise या volume wise it's a very small thing. So now the main product is your meal. So we are converting ourselves from feed to food. उसमें फिर toasted, untoasted and other various food products में we are concentrating on that. This is one part. Secondly, after producing this we need markets and we are trying to explore these things. So this is how we are trying to keep up the production and the marketing of these things balanced. That's from me. संजय जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो है कि जैसे पिछले स्पीकर ने भी कहा, पिछले स्पीकर ने भी बताया कि सीड की वॉल्यूम अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी रुकी हुई है 25 साल से वही की वही है। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 13 मिलियन हेक्टेयर है और आपका 9 है, और वो इतनी बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो एक बुनियादी चीज़ है। और जैसे कि आप सब अवेयर हैं कि हमारे यहाँ सीड की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। वी आर स्टिल अराउंड 1000 kg पर हेक्टेयर। वर्ल्ड एवरेज इज़ मोर देन 2.5 टन्स पर हेक्टेयर। अब इसे इम्प्रूव करने की कुछ जो मेथड्स हैं कि भाई स्टिल हम वही सीड को यूज़ करते हैं सोइंग के लिए, उसके जगह हम रिप्लेस करें, अच्छी सीड यूज़ करें, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। मे बी वी कैन शिफ्ट टू GMO। दैट इज़ अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक whether GMO is good for our country or not. फार्मर को ट्रेन करें, मे बी फ्रॉम सोपा, और वी परस्यू गवर्नमेंट फॉर मोर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, बेटर टेक्निक्स उनको बताएं जिससे उनकी इनपुट बेटर हो और यील्ड बढ़े। थैंक यू। माइक को थोड़ा पास में लीजिए। मितानी जी, ऐसे जैसे सुबह के सेशंस में हमने देखा कि साइंटिस्ट ने अपना काम कर दिया है। उनके यहाँ उनके फार्म्स में, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म में 2.5-3 टन
तक की प्रोडक्टिविटी है और कई फार्मर्स 5 टन तक की कह रहे हैं, और फार्म कंडीशंस में 1.5-2 टन तक का पोटेंशियल है। शायद इसमें कोई गैप्स हैं 1.5 टन तक पहुंचने में भी, और वो गैप्स इंडस्ट्री कैसे पूरी करे जिससे कि वहाँ तक पहुँच सकें, और या कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट का काम है तो कैसे गवर्नमेंट को परसुएड किया जाए। तो आप ज़रा अपने विचार इस पर दीजिए कि ये हमारी जो प्रोडक्टिविटी गैप है बिलो 1 टन, और जो सीड अवेलेबल है हमारे पास उसका पोटेंशियल 1.5 से 2 टन का है इन फार्मर कंडीशन। आइडियल कंडीशंस में और भी ज़्यादा है। तो ये जो गैप है ये कैसे कवर किया जाए जिससे कि प्लांट्स को एडिक्वेट मटेरियल मिले। अभी 45% की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो 80 कैसे हो जाए, अप टू 80। तो इस पर आप प्रकाश डालें अगर। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी में बड़ा वेरिएशन है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड बड़ी है, एजुकेटेड हैं, थोड़े टेक्नोलॉजी है उनके पास, उनका प्रोडक्शन 2 से 2.5 टन भी आता है। और जब भी हम किसी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो हर कॉन्फ्रेंस में कुछ किसान मिल ही जाते हैं ऐसा जिनका प्रोडक्शन 2 से 2.5 टन तक आता है, या 1500 से 2.5 टन बोल सकते हैं। और अगर एवरेज की बात करें इंडिया के, तो इंडिया का एवरेज 1 टन के आसपास है। तो ये बताता है कि कुछ फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी 500-700 किलो भी है। और मैं खुद भी कभी जब सीज़न के हार्वेस्ट में जाता हूँ तो ऑन द वे जो फार्म्स होते हैं उनसे मिलता हूँ तो देखता हूँ कि जिनके पास बड़ी ज़मीन है उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये जो गैप है बड़े फार्मर छोटे फार्मर्स की, सबसे बड़ी गैप मुझे ये दिखती है कि बड़े फार्मर्स रिसोर्सफुल हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, तो दे पुट प्रॉपर सीड, वो प्रॉपर इनपुट देते हैं, और छोटे फार्मर नहीं देते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमने झाबुआ में हमारा प्रोजेक्ट है पेटलावद तहसील में, हमने फार्मर्स को वहाँ सपोर्ट करा बाय गिविंग देम इनपुट्स, और सीड उन्होंने सब्सिडी दे दी। हमने 25% सब्सिडी दी, कुछ साल हमने 50% सब्सिडी दी, और इनपुट हम फ्री देते थे। उससे उनकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी बड़ा फ़र्क आया। अभी ये एग्जांपल हमने करीब 4-5 साल तक चलाया और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, करीब प्रोडक्शन 30-40% बढ़ गया 2-3 सालों में। तो ये एक्टिविटी अगर सभी एरिया में सब लोग करेंगे, और जो मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीनें हैं, ऐसे किसानों पे फोकस करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक सीड की बात है कि सीड में क्वालिटी के ऊपर सोफा से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को पुश करें कि सीड पे कंट्रोल अच्छा हो। सीड की नई वैरायटी भी आ रही है, लेकिन उन वैरायटी को फार्मर तक पहुँचाने का काम करना, सब लोग अगर सब प्लांट अपने अपने एरिया में कुछ काम करेंगे, एग्री एक्सटेंशन करेंगे, तो उससे ये बढ़ सकता है। कि हमने 2 एरिया में काम करा, मंदसौर में और झाबुआ में, दोनों जगह हमने महसूस करा कि जब हम काम करते हैं उनके साथ, उनको ट्रेन करते हैं, तो सब फार्मर ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, दे वांट टू लर्न, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग, उनको समझाना, उनके साथ टाइम देना, ये इसकी नीड सब जगह रहती है। तो अगर सभी इतने सारे प्लांट से सब काम करेंगे तो डेफिनेटली हम प्रोडक्टिविटी की गैप जो है उसको कुछ हद तक कम कर पाएंगे। मिथुन जी, बहुत इनकरेजिंग रहा कि आपकी कंपनी इस डायरेक्शन में इतना काम कर रही है। मेरा अपना विचार है कि ये एक्सटेंशन वर्क जो है, जो कि लैब्स में ये पोटेंशियल है वो फार्म तक पहुँचे, और जो भी गैप्स हैं प्लांट प्रोटेक्शन में या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में वो पूरे हों। इसके लिए एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, जैसे मिल्क और शुगर में जो भी इसमें इन्वेस्ट करता है उसको मालूम है उसका फ़ायदा उसी को मिलेगा। जैसे डेयरी का अपना एरिया है या शुगर मिल का अपना एरिया है 15 किलोमीटर का। ऑयल सीड्स में ये ऐसी स्थिति नहीं है, वो बेचे ना बेचे किसी और को बेचाए, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट मिल्क फार्मर टू मिल्क दिखता नहीं। इसके लिए ये सोचा जा सकता है कि या तो सरकार करे, और सरकार का तो हमने रिकॉर्ड देख लिया है कि वहाँ तक बहुत वेट किया, तो और अदरवाइज़ सोपा जैसी संस्था उसको अगर और स्ट्रेंथन किया जाए
और वो एक्सटेंशन सर्विस बहुत टैलेंट अवेलेबल है हमारे पास और बहुत स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम TNV प्रोग्राम 60s अप टू नाउ। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? मितानी जी आप बताएं कि सोपा एक्सटेंशन सर्विस करें। सर, सोपा में हम सीड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और सीड प्रोडक्शन के कुछ बीच में कुछ इश्यूज़ की वजह से हम 2 साल काम नहीं कर पाए। इस साल उसको रीस्टार्ट करा है और जहाँ तक सीड सप्लाई का काम तो सोपा कर सकती है, पर एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा काम है। एक्सटेंशन में जब तक, क्योंकि एक्सटेंशन का आप एक एरिया में आप आसपास के 50-100 किलोमीटर में काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड काम करने के लिए जगह जगह रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर प्लान्ट्स तैयार हों तो सोपा से एक रिसोर्स टीम दी जा सकती है कि जो वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग दे। प्लांट के पास टीम हो, क्योंकि अगर प्लांट के पास 3-4 लोगों की टीम होगी, उनको एजुकेट किया जा सकता है कि फार्मर्स को ट्रेनिंग क्या देनी चाहिए। बड़ी सिंपल ट्रेनिंग है, बहुत कोई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग नहीं है और एक एग्री ग्रेजुएट आराम से ट्रेनिंग दे सकता है वो। तो ये जब तक दायरा बड़ा नहीं होगा तब तक सोपा अकेले एग्री एक्सटेंशन का पूरा काम संभाल नहीं सकती। सोपा एक सेंट्रल कंट्रोल, ट्रेनिंग ये सब कर सकती है, लेकिन एरिया इतना बड़ा है। आज 2000 स्क्वायर किलोमीटर, लाइक से महाराष्ट्र पूरा देखें, मध्य प्रदेश पूरा देखें और राजस्थान देखें तो करीब करीब 2000 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। तो इतनी लेंथ में सोपा के लिए करने की बजाय अगर सोपा के साथ मेंबर्स काम करने को तैयार हों, सारे प्लांट वाले, तो डेफिनेटली ये काम किया जा सकता है। इस तरह पार्टनरशिप में क्या था कि सोपा इनपुट के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दे और प्लांट के पास 3-4 आदमी हों, वो ये काम करवा सकते हैं। और उस तरह हम ग्रेजुएट जो हैं वो सीजनल बेसिस पे भी ले सकते हैं कि 3 महीने के लिए उनको एंगेज करा, उनको सैलरीज थोड़ी 20% ज़्यादा देना पड़ेगी और उस समय काम करवाया, लेकिन मॉनिटरिंग प्लान करें तो ये काम हो सकता है। मेरा एक सुझाव है कि इसमें भाई प्लांट से कॉर्पस बनाए हैं अपन, और वो कॉर्पस को यूज़ करें जिस एरिया में वो प्लांट है वहाँ पे। एंड सोपा की एक यहाँ पे एक टीम हो विच कैन गाइड कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम वो प्लांट बेसिस पे कोई करना भी चाहता है जिसके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है, तो अगर सोपा से ऐसा कोई यहाँ पे एक टीम बन जाए एंड जो भी क्रशर अपने एरिया में करना चाहता है वो एक कॉर्पस कमिट करे और उसको वहाँ यूज़ करें तो ये काम हो सकता है। सर, सोपा का इसमें कंट्रीब्यूशन होना तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इसके लिए मैं ये बतला सकता हूँ कि महाराष्ट्र का फार्मर इज़ ऑलवेज वेरी मच कीन टू इम्प्रूव, और हमने देखा भी है, इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ADM की जो टीम है वो अगर इस चीज़ में आगे आए और सारे प्लांट्स वालों को गाइड करे, क्योंकि ADM ने एक ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल इम्प्लीमेंट किया है और आज भी कर रहे हैं कि वो फार्मर्स को एजुकेट करके फार्मर्स को पूरा सपोर्ट सिस्टम दे के सोयाबीन में यील्ड कैसे बढ़ाते हैं। तो इफ़ ADM कैन ऑल्सो टेक अ लीड एंड take all the plants together to help in educating the farmers, to help in increasing their yield, to help in improving the infrastructures, whatever the farmers required. तो ये एक बहुत सही कदम होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को जो काम करना होगा गवर्नमेंट का सपोर्ट लेंगे, सोपा का सपोर्ट लेंगे, कॉर्पस भी जमा करेंगे, लेकिन ये शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी। As a plant, we will have to do it to survive. Otherwise, people will lose interest in growing soybean. Now we are already facing competition from maize, from sugarcane, from many things, paddy, everything. So soya is now getting replaced by all these crops. I think it is high time we should wake up and take this call, and we should ask ADM's help in getting these things. If they can, because they are already trained in doing these things, so if they can train other processors also to carry on these things in their respective areas, so I think it will help a lot. This is my... Which area ADM is doing this activity? ADM is doing in Marathwada area a lot.
बहुत बड़ा काम किया और कई सालों से काम कर रही है। वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है। हमारा दूसरा नेक्स्ट पी है प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में जो स्टेटस हमारा है इस वक्त, प्लांट्स को आप बेंचमार्क कर सकते हैं कि ये उस बेंचमार्क के लेवल के हैं जहां सबको पहुंचना चाहिए। और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए क्या सुझाव होंगे आपके? तो मनोज जी, आपसे शुरू करते हैं। सर, टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइजेशन तो होना ही चाहिए, but then all it becomes means it is correlated with profitability, realization of prices of your final products and all these things. But yes, improvisation in technology to give a better product to your customer, whether it be feed or food, is a necessity, and that too at an affordable cost. तो प्लांट के अंदर बहुत सारी जगह है सर जहाँ पे हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम क्लीनिंग से लेके तो एंड तक। एंड नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, वी कैन टेक हेल्प ऑफ मेनी गुड कंसल्टेंट्स, सो आई थिंक देयर इज अ स्कोप सर, देयर इज अ स्कोप। I'll say just one example from our side, that to reduce the cost, we have not been using coal as our fuel for steam. We are burning other agro waste such as bagasse or even corn cobs as agro fuel for this thing, and we have found it quite economical. And the cost is, even considering low calorific value of corn cobs compared to coal, but we still find it very much economical. So these are some of the things which we have implemented in our site, sir. Thank you. I agree to Manoj Bhai's suggestion. I would add one thing, that we can go in for solar. That can also, because all the plants mostly have got enough land, and we can put solar and bring down the power cost to 50% of what is the existing cost. And I think that one thing we can do. Yes, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रिसोर्सेज का रिन्यूअल पे शिफ्ट करना एक बड़ा अच्छी माइलेज है। आप सब लोग जानते हैं कि मंसूर नीमच के प्लांट के बारे में सब बोलते हैं कि एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं। आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि जो प्लांट कोल पे चल रहा है वो कोल पे करीब करीब 350-400 रुपये पर टन का स्टीम के लिए खर्च कर रहा है, और जो बायो वेस्ट यूज़ कर रहे हैं उनकी कास्ट करीब करीब 50% हो जाती है। कुछ टाइम में 40% 30% रिडक्शन होगा, तो करीब करीब 100 से 200 रुपये का सेविंग वो लोग कर लेते हैं इसके ऊपर। क्योंकि वहाँ राइड हाउस अवेलेबल है, उनके बायलर सारे से डिज़ाइन है, तो बायलर को रीडिज़ाइन करने में जो कास्ट आएगी और अगर एग्रो वेस्ट अवेलेबल है तो उससे जो सेविंग होगी वो सेविंग इजीली बहुत कम समय में जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आ जाता है। दूसरा, संजय ने सोलर की बात करी, हमने भी कई सालों से सोलर अपने रूफटॉप लगा रखे हैं प्लांटों पे, तो वो भी एक अच्छा सेविंग है कि टुडे पावर कास्ट इज ऑलमोस्ट 8.5-9 रुपीज़। वो सोलर में अगर अपना खुद का जनरेशन होता है तो 3-3.5 रुपये की 3.5 रुपये की आजकल कास्ट हो गई है, तो इट इज़ स्ट्रेट अवे सेविंग ऑफ 4 to 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो एक बड़ा सेविंग है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो वी सा प्रेजेंटेशन फ्रॉम मिस्टर गोंजालो, ही सेड कि 15% की एफिशिएंसी से प्लांट एफिशिएंट चलने में 15% की सेविंग हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि काफ़ी लोग प्लांट एफिशिएंटली चलाते हैं, तो हमें जितना भी चले फुल एफिशिएंसी पे चलना चाहिए, तभी हम ऑप्टिमम कास्ट और बेस प्राइस और प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी थिन वेफर थिन मार्जिन पे अगर हमारी रिसोर्सेज की कास्ट ज़्यादा रही
या ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं रही तो प्रॉफिट कहीं दिखता ही नहीं इस इंडस्ट्री में। तो ये दोनों नए एरिया हैं। नाउ इट इज़ मॉडर्नाइजेशन और ऑटोमेशन काफ़ी हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि इसके ऊपर कम लोग ध्यान देते हैं या कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इधर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि इससे कास्ट में, एफिशिएंसी में, दोनों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसको हम टालते हैं या डिले करते हैं, उसकी वजह हमें इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। आने वाला समय ये है कि जो इंटरनेशनल प्लांट हैं वो सब ऑटोमेशन पे ऑपरेट करते हैं। उनकी कास्ट, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी डेफिनेटली हमारे प्लांटों से ज़्यादा है। तो हमें उस दिशा में भी एक कदम स्ट्रांगली बढ़ाना चाहिए। The next P is product development. पिछले 30 साल से सोया नगेट्स और सोया फ्लावर टू सम एक्सटेंट एंड सोया टोफू, इस पर बात हुई। प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी 33% है कंट्री में। करीब 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, और वैसे भी वेजिटेरियन डाइट्स में। तो इसमें सोयाबीन इंडस्ट्री की जिम्मेवारी भी हो जाती है कि इतनी बड़ी प्रोटीन सोर्स, इतनी हाई क्वालिटी की प्रोटीन प्रोवाइड करने की, और दूसरा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कृपया इस पर आप विचार दें। आपने कहा भी था पहले कि अब प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। सर सही कह रहे हैं आप। यस, नाउ दिस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, एंड नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सोया नगेट्स, टोफूज, अदर सोया फूड्स, जो भी सोया से रिलेटेड है, it is a necessity, sir. Now we are bound to go into it. We are like प्रॉफिटेबिलिटी लाना है, सस्टेनेबिलिटी लाना है, प्लांट चलाने हैं, तो ये सब ज़रूरी है। और सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी नहीं रहेगा सर, इसके साथ साथ में आपको इन चीज़ों का मार्केट भी डेवलप करना होगा। यू हैव टू क्रिएट अ मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट्स, एंड दैट विल नॉट ओनली बी इन डोमेस्टिक बट इट हैज़ टू बी exported. You have to see the trends, and you will have to bring such kind of products into the market, sir. So I strongly think there are many scopes and avenues available so far soya is concerned, where we need to explore and we need to bring it. Recently in Maharashtra, the government has reintroduced addition of soya proteins into their daily midday meals and other food things they are supplying, wherein they are buying good quantities of soya nuggets and other things. But I think, yes, this is a good step, and some more efforts have to be taken in, wherein most of the states get involved into such kind of things. So the farmers, means eventually the plant will get avenues to supply naturally the products, and after all the farmers can gain from all these things. So I think, yes, we should concentrate on these things. Going for value-added product, technology is available, people can invest, but the problem is to find the market. It is very difficult to sell value-added products in huge volumes. I think if we can pursue with government to use edible flour in wheat blending, or maybe in the midday meal, huge market can be created for this. They make it, suppose they make it mandatory 5% of soya flour to be for fortification of soya flour with wheat flour. Yes, like in all what we are doing, vitamin E, vitamin D. I think huge market can be developed, and already we are the population is very protein deficient.
So it can help in both the ways. This effort should be taken from SOPA also. Obviously, SOPA should take a lead, and they should be, we should follow up with the central government and try to push it in all the states, like what you said, Maharashtra government is doing. Same way in other states, if we are able to pursue this, it can change the scenario. वेरी गुड पॉइंट सूद साहब. प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा तो मेन इंटरेस्ट रहा है इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमने जब सोया में काम शुरू करा था तो वो स्टार्टेड विथ न्यू प्रोडक्ट एंड वी बर्न नॉट फिंगर्स बट हैंड्स डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट. शुरू के 6 साल बड़ा स्ट्रगल रहा. 6 साल तक ऑलमोस्ट जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था हमारा पूरा पैसा करीब करीब ख़त्म हो चुका था. और 7वें साल में जाके प्रॉफिट थोड़ा बहुत शुरू हुआ. तो वैल्यूडेशन का जो काम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी टफ. और हम जो एक्सपेक्ट करें कि सोपा करेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब प्लान जिस तरह प्लान चला जाता है वैसे उससे ज़्यादा मेहनत वैल्यूडेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगती है. उसमें पेशेंस लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, समय देना पड़ता है, तभी हो पाता है ये. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया में प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड फास्ट ग्रो हो रही है. चाहे वो प्रोटीन स्नैक फूड हो, प्रोटीन बार्स हो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो, चिल्ड्रन सप्लीमेंट हो, जिम सप्लीमेंट हो, सोया का प्रोटीन का डिमांड बढ़ती जा रही है. और स्नैक फूड में भी लोग हाई प्रोटीन स्नैक्स प्रेफर कर रहे हैं. धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है. तो इसमें डिमांड बढ़ने में हमको जाके वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो दूसरे प्रोटीन से. इस तरह के कस्टमर को मिलके उनको कन्विंस करना, उनको समझाना, ये काफ़ी बड़ा काम होता है. नगेट इज़ अ वेरी इजी कैटेगरी. क्यों इतना मास मार्केट हो गया तो नगेट सब आसानी से बल्क में बिकती है. तो नगेट बनाना आसान है, बेचना भी आसान है कि आप प्राइस 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये कम कर दो, माल भी बिक जाता है. वो एक इजी कैटेगरी हो गई है, तो उसमें कंपटीशन भी काफ़ी हो गई है अब. तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा इसमें कि ये बिज़नेस बढ़ना ही है, कि प्रोटीन की डिमांड बढ़ना है, तो उस पर टेक्नोलॉजी और नई प्रोडक्ट पर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो सकती है. लेकिन फिर भी ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हम करीब 10% के आसपास सोया का फूड में यूज़ कर रहे हैं. वर्ल्ड में जो बड़े कंट्रीज़ हैं, चाइना में फूड का यूज़ इंडिया से करीब 5 गुना है. यूएस में फूड का यूज़ इंडिया से करीब 2 गुना है, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन अपने से 1/5 है. तो उन कंट्रीज़ में इतना कंजप्शन, तो हमारे यहाँ कंजप्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है. हमारे यहाँ सभी कैटेगरीज की डिमांड के साथ साथ मीट की डिमांड बढ़ रही है, और मीट में प्रोटीन का यूज़, प्रोसेस मीट में प्रोटीन का यूज़ वो बढ़ रहा है. तो कैटेगरीज ग्रो हो रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अच्छे एफर्ट से कि प्रोटीन का यूज़ 20% 25% हो जाएगा. आज जो 10% फूड में जा रहा है, अगर काफ़ी एफर्ट्स अच्छे हुए तो ये 10 का 20 हो सकता है, उसमें भी 15 साल लग जाएंगे. लेकिन डायरेक्शन यही है कि हमको अगर ग्रो करना है तो वैल्यूडेशन भी करना पड़ेगी, कास्ट भी कम करना पड़ेगी, तो सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. और ये काम सोपा, डेफिनेटली सोपा में हम बात करते हैं, लेकिन अगर मेंबर आगे आएँ तो सोपा से हमें उसके प्रमोशन पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह सोया के बेनिफिट को लो कास्ट सोशल मीडिया पे प्रमोट करके किस तरह लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ कि सोया के ये प्रोडक्ट हैं और उनके ये बेनिफिट्स हैं. इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो कुछ कास्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकल सकते हैं. अदरवाइज़ हमने गवर्नमेंट से काफ़ी बात करी है सोपा की तरफ से कि आप जिस तरह एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रमोशन कैंपेन चलाया था एक के बारे में, उस तरह कैंपेन चलाया, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा सोल्यूशन गवर्नमेंट से मिल नहीं रहा है. और ये कैंपेन छोटे कैंपेन नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए खर्चा है. तो इसलिए हम सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए ज़रूर सोपा में विचार कर रहे हैं, और सभी का सहयोग रहा तो एक सोशल मीडिया कैंपेन पाठक जी तैयार करवा रहे हैं. तो वो अगर चालू हुआ तो उसको अपने को ज़रूर करना चाहिए. डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड और एक्सीलरेट होगी उससे. तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए प्रमोशन कैंपेन पे. थैंक यू. धन्यवाद मितान जी. तो वो जो नेक्स्ट पी मेरा है, पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट्स, वो तो कवर हो गया इसी डिस्कशन. प्रोडक्शन में कवर हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. और ये भी हो गया कि जैसे एक स्नैक फूड बनेगा या फोर्टिफिकेशन के लिए कोई आटा वगैरह, वो इतना जेनरिक प्रोडक्ट है कि किसी एक कंपनी के बस का नहीं है उसको प्रमोट करना.
कई केसेस देखे हैं जिसमें कंपनीज ने प्रमोट किया है, पर दूसरे एट्रीब्यूट्स है, जैसे हार्ट फ्रेंडली ऑयल या फैमिली बॉन्डिंग, थिंग्स लाइक दैट, किसी थीम पर किया उन्होंने, उस प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स के हिसाब से नहीं किया, और वो एक सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सोपा की आ जाती है कि आप इसे भी करें, और जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उस तरह से ये भी, और फाइनली रह गया इस सब के लिए पॉलिसी एनवायरनमेंट, कि व्हाट शुड बी द पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड हाउ शुड यू अचीव इट, बिकॉज दैट इज टू बी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट. सर इस पर तो it's a very tough question, but yes, there needs to be a serious and a long-term policy from the government. The seriousness has to be something like that. When they took the initiative of fortification of oil, so all packaged oil had to be fortified. So something of this kind wherein they can make such kind of things, they can take such kind of policy decisions wherein all food grade products should have some protein content in it, either sourced from soya or from any protein source. So this will add value to the industry also. But then it has to be a very long-term and sustainable policy, sir. But further that I am not able to comment on that. Pathak ji, I think you should say something on this. इसमें पाठक साहब मैंने पाठक साहब इसमें किस बात पे? ये कि पॉलिसी एनवायरनमेंट की क्या हो सब कुछ करने के लिए जो ट्रांसफॉर्म की बात हुई है, पाठक जी, आई थिंक पॉलिसी, और कैसे आप अचीव करेंगे. आपने जो सीएम को बताई थी ना बातें, वो सब बताओ ना. आपने क्या क्या बोला था वहाँ पे? तो सीएम ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हमने सीएम, देखिए पॉलिसी में हम लोग बहुत सारी बातें सीएम से करते हैं, बाकी और जगह भी करते हैं. हमारे इश्यूज तो 3-4, सबसे बड़ा इशू तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी का है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है तो किसान को पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि एमएसपी लगी हुई है. और अभी मेरे किसान नेता बैठे हैं यहाँ पे, वो अभी आपको बताएंगे कि पाठक जी पैसे नहीं देते, सोया वाले जो हैं किसानों को पैसे नहीं देते. लेकिन सच्चाई ये है कि सोया वालों की जो देने की क्षमता है वो तेल और मील के भाव पर निर्भर करती है. और तेल क्योंकि हम 60% इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंपोर्ट रिजीम है, इंपोर्ट पॉलिसी रिजीम, उस पर कुछ ऐसा ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए. अगर सरकार ने एमएसपी फिक्स की है और सरकार को पता है कि मील और ऑयल की कीमत क्या है, तो उनको डेफिनेटली ये मालूम है कि सोयाबीन की कीमत क्या रहेगी. इंडस्ट्री के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर मुझे मेरा तेल और मील 100 रुपये में बिकता है तो मैं 100-150 रुपये सोयाबीन के भाव नहीं दे सकता. ये कैलकुलेशन है, 2 दूनी 4 जैसा कमान है. तो सबसे पहला जो पॉलिसी रिजीम है वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जाए कि जब कीमत तेल की बहुत गिर जाए तब ड्यूटी बढ़े अपने ऑटोमेटिकली, और जब बढ़ जाए तो ड्यूटी कम कर दिया. तो उसमें क्या कंज्यूमर और किसान दोनों का इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत है. अभी जो हो रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कंज्यूमर का हित ज़्यादा देखने की है, और लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसान भी तो कंज्यूमर है. जब हम एक तरफ कहते हैं कि आमदनी किसान की दुगनी करनी है, तो कैसे होगी? जब उसको अपने उपज का भाव नहीं मिलेगा तो आमदनी उसकी कैसे बढ़ेगी? कैसे भी नहीं बढ़ेगी. तो नंबर 1 पॉलिसी मेजर्स में कि ड्यूटी को ऐसे किया जाए जैसे कि हर 15 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, कि जो एवरेज भाव पहले रहा है उसके बेस पे ड्यूटी बढ़ाई जाए और कम की जाए. और ये डुएबल है, कोई ऐसा काम नहीं जो हो नहीं सकता है. नंबर 2, हालांकि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल बनाया है और हमारे 2 साइंटिस्ट मित्र यहाँ हैं, लेकिन सोयाबीन की उपज जो एक बहुत बड़ा उत्पादकता, एक बड़ा इशू है जिस पे कुछ पिछले बहुत सालों से कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है. हम लोग 1-1.5-1.25 किलो पे पड़े हुए हैं. तो उस पर अच्छा, ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया साइंस नहीं है कि उपज क्यों नहीं बढ़ रही है. एवरेज उपज क्यों कम है ये सबको मालूम है, मुझे भी पता है, साइंटिस्ट को भी पता है.
बीज की समस्या है, एक्सटेंशन की समस्या है और बारिश की समस्या है। बारिश मेरे हाथ में नहीं है, मौसम, लेकिन बीज तो मेरे हाथ में है। और बीज अगर बढ़िया होगा तो 30% उत्पादन तो वैसे ही बढ़ जाता है। बाकी बारिश को अगर छोड़ दिया जाए। अच्छा, एक बड़ी सजेशन जो सरकार को कंसीडर करनी चाहिए, एक हेक्टेयर के फार्म पे ना तो मैकेनाइजेशन हो सकती है, ना कोई और ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे उपज और एक्सटेंशन का बड़ा तरीका अपना सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि कम्युनिटी फार्म होल्डिंग मलकियत किसान की रहे, लेकिन ऑन ए विलेज लेवल बेसिस और डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिस कि कम्युनिटी फार्मिंग ये है। कोई प्लांट वालों को आगे आना चाहिए। मेरे प्लांट वाले मित्र यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी बहुत सारे प्लांट वाले हैं। हम लोग सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं, कुछ तो खुद भी करना पड़ता है। अब मुझे मालूम है कुछ प्लांट वाले एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी गिनती जो है एक उंगली पे हो सकती है। तो हमको भी थोड़ा आगे आना चाहिए और किसान के साथ लग के हम कुछ करेंगे तो सरकार ज़रूर आगे आएगी। तो उत्पादकता बढ़ाना नंबर 1, उसमें प्लांट को आगे आना चाहिए। और कोई ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। मेरे पास किसान हैं, आपके पास भी हैं, सरकार को मालूम है FLD में 2000 किलो की उपज आती है, लेकिन एवरेज डाउन होकर 1000 किलो रहते हैं। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार को उसमें बड़ा योगदान देना चाहिए, बीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो सरकारी तरीका है काम करने का, उससे थोड़ा किनारा करना पड़ेगा। आप अगर मेरे कोई सरकार में दोस्त हैं, नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है लोगों को नाराज़ करने की। सरकारी तरीके से काम नहीं हो पाएगा, उसको कॉरपोरेट तरीके से करना पड़ेगा। और कॉरपोरेट तरीके से काम होगा तो काम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप आगे बढ़ें, सरकार उसमें हेल्प करे जहां उनको करनी चाहिए। तो दूसरा काम जो है सर पॉलिसी में ये है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम है, सोयाबीन प्रोटीन क्रॉप है। अभी हम इसको 90% जानवरों को खिलाते हैं, मतलब मुर्गों को खिलाते हैं। हमारे यहाँ प्रोटीन की बहुत कमी है, आप देख ही रहे हैं। गिरीश भाई को छोड़ के बाकी हम सबके पॉट बेली हैं, सूद साहब थोड़े ठीक ठाक हैं। तो क्यों है? क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं। तो अगर प्रोटीन की इतनी बड़ी समस्या है और हमारे पास सोयाबीन जैसी इतनी बढ़िया क्रॉप है, तो फूड पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री के पास डेफिनेटली इतना पैसा नहीं है कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए खर्च करें। मैं गिरीश भाई से सहमत हूँ, इंडस्ट्री का इतना मार्जिन नहीं है कि हम उस पर 100-200 करोड़ खर्च करें। लेकिन सरकार अगर आगे आए और वो जो अंडे के लिए किया था वो काम अगर सोयाबीन के लिए करे, जैसा हम लोग ने रिक्वेस्ट भी किया है कि 2026 को सोया ईयर बना दिया जाए, उस पर एक बड़ा खर्चा करें। सरकार को 100 करोड़ खर्च करके 1000 करोड़ का फायदा होगा, लोगों की सेहत सुधरेगी, किसान को अच्छा भाव मिलेगा, प्लांट चलेंगे, यानी वो सबके फायदे की चीज़ है। तो ये 3 मुझे लगता है पॉलिसी मेजर्स हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है सरकार के हिसाब से। So, my fellow panelists, thank you very much for great inputs. Surely it's a policy outline for transforming the sector and of course turning it around. Thank you very much. With this we conclude the session. Thank you. Thank you so much everybody. Thank you so much panelists for great discussion, and it's time to felicitate everyone. So मैं request करना चाहूँगी मिस्टर GK सूद सर से, प्लीज़ सर आप मनोज सर को फेलिसिटेट करें। तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीबॉडी। एंड साथ ही में सूद सर फेलिसिटेट करेंगे संजय सर को एंड गिरीश सर को। ट्रांसफॉर्म कर देने वाला ये हमारा पैनल डिस्कशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है आज के हमारे सेशन में, आज के इस डे में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड नाउ एवरीबॉडी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पाठक सर से वो फेलिसिटेट करें हमारे मॉडरेटर मिस्टर GK सूद सर को।